स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर वाला विद रैपिड मैथ्स में। आज की वीडियो में मैं आपको मैथ्स के कुछ सिलेक्टेड सवालों को करवाऊंगा जो बहुत ही स्पेशल है और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। ये सवाल इस तरह के हैं जो मेरे को स्टूडेंट्स ने बोला है कि सर इनका सोल्यूशन हमें बताएं, इनमें थोड़ा सा हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। तो देखिएगा, चलिएगा बिना देरी किए अपने सवालों पे चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट सवाल आपका ये रहा, देखिएगा क्या कहता है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी इसे 18 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए इसे 9 दिन में कर सकते हैं। राम, मोहन और श्याम तीनों एक साथ इसी काम को करने को कितने दिन में करेंगे, बशर्ते राम ए से दुगना कुशल है, मोहन बी से 3.5 गुना कुशल है और श्याम सी का आधा कुशल है। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो आपको नंबर्स दिए गए हैं ना, 12, 9 और 18, इन सब का एलसीएम ले लेंगे आप। एलसीएम आ जाएगा इनका 36 और आप इसको लिख देंगे यहाँ पे। 36 आ गया हो, इसको लिखना है आपने यहाँ पे 36 और ऐसे एक लंबी लाइन खींच देनी है। अब आपको क्या करना है, 12 से 36 को काटना है। 12 तिये 36 और बी और सी कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में। 18 दूनी 36 और सी और ए से कितने दिन में करते हैं, 9 दिन में। 9 चौक 36। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ए और बी कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। तो यानी कि ये ए बी की एफिशिएंसी आ गई, ये बी सी की आ गई और ये सी ए की आ गई। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए क्लियर। अब मैं एफिशिएंसी निकालूंगा किसकी, अब मैं एफिशिएंसी निकालूंगा ए बी और सी की जॉइंट एफिशिएंसी, और फिर ए की और फिर बी की निकालूंगा और फिर सी की निकालूंगा। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, सबकी सिंगल सिंगल एफिशिएंसी निकालूंगा। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, देखिएगा इन तीनों को अगर मैं ऐड करके आधा कर दूं, 4 और 2 6 और 3 9, तो 9 का आधा कितना हो गया, 4.5। कितना आ गया, 4.5। ये ए बी और सी की जॉइंट एफिशिएंसी आ गई। उसके बाद अगर 4.5 में से बी सी को घटा दें, इसमें से अगर इसे 2 को घटा दें तो ये 2.5 ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। और अगर इस ए बी सी में से ए सी घटा दें ए सी, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी कि 0.5 दोस्तों। उसके बाद अगर आप इस ए बी सी में से, इसमें से ए बी को घटा दे, किसको, इसको, तो 1.5 आ जाएगा दोस्तों। और ये आ जाएगी एफिशिएंसी किसकी, ये एफिशिएंसी आ जाएगी सी की। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है, करना ये है कि राम मोहन, देखिएगा सवाल में आइए, राम मोहन और श्याम तीनों एक साथ इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब ये 3 बंदे और हैं, राम, मोहन और श्याम, इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। कैसे, बशर्ते क्या है, राम ए से दुगना कुशल है, राम ए से दुगना कुशल है। तो देखिएगा दोस्तों, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2.5। अगर इसका 2 गुना कर दे तो यहाँ 5 आ जाएगा। कलर चेंज करके लिख देता हूँ मैं। अगर इसकी जगह 5 लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर 2.5 का 2 गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2.5 है ना वो। अब कहते हैं कि राम ए से दुगना कुशल है, मोहन बी से 3.5 गुना कुशल है। देखिएगा बी की कितनी है, 0.5 है, इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। और ये कितना गुना है, 3.5 गुना, तो 3.5 की गुना करेंगे। अगर मैं 3.5 को 3.5 ना लिख करके 7/2 लिख दूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको मैं लिख सकता हूँ 7/4। तो ये किसकी एफिशिएंसी हो गई, मोहन की 7/4 हो गई। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, इसको रब कर देते हैं भाई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या करना है, श्याम की एफिशिएंसी निकालनी है, लेकिन श्याम सी का आधा कुशल है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी है 1.5। देखिएगा ये है ना, और इसको हम लिख सकते हैं, नहीं नहीं, अभी पहले आपको ये चीज़ समझा दूँ। और इसका अगर आधा कर दें तो ये श्याम की एफिशिएंसी आ जाएगी, लेकिन
सॉरी 1.5 को 3/2 लिख सकता हूँ और 1/2, यानी कि इन दोनों की गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। इसका मतलब ये हुआ श्याम की एफिशिएंसी 3/4 आ गई दोस्तों, ये आ गई 3/4। यहाँ तक आई होप आपकी समझ में आ गया होगा ये। अब क्या कहता है, देखिएगा, राम मोहन और श्याम सबकी एफिशिएंसी आ गई तो इन तीनों को ऐड कर दो, क्योंकि इन तीनों से जॉइंटली काम करवाना चाहता है। जोड़ दो इनको जोड़ेंगे जब आप तो ये आ जाएगा 30/4। ये एफिशिएंसी आ गई तीनों की जॉइंट, राम श्याम और मोहन की। अगर तीनों से काम करवाना है तो टोटल वर्क को तीनों से ही भाग कर दो। किसको? 36 को अगर हम 30/4 से भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 36 × 4 और बटा 30, 6 छंग 36, 6 पंजे 30, और ये आ जाएगा आपका 24/5। और इसका मतलब ये हुआ 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, 4.8। ऑप्शन नंबर आपका डी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? डी है। ये इस क्वेश्चन का सलूशन है दोस्तों। अगले सवाल पे चलते हैं बिना देरी किए, क्योंकि मैं किसी भी बच्चे का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। एक एक मिनट बच्चों के लिए भारी होती है, ठीक है ना। देखिएगा, एक अनाज व्यापारी अपना आधा अनाज 40% लाभ पर बेचता है। शेष अनाज के आधे को वो 20% हानि पर और शेष अनाज क्रय मूल्य पर ही बेचता है। कुल सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। अगर CP 100 है, अगर CP 100 लेके चलें तो देखिए, अनाज व्यापारी अपना आधा अनाज 40% लाभ पर, आधा अनाज 40% लाभ, यानी कि 100 में जोड़ देंगे 140 हो गया, ठीक है। शेष अनाज के आधे को 20% हानि पर, शेष अनाज देखिएगा, शेष अनाज बचा आपका, उसका भी आधा कर लो, 1/4 हो जाएगा, मतलब आधा, और इसका भी आधा करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ये 1/4। इसको कितने लाभ पे बेचता है? 20% हानि पर बेचता है, तो 80% से गुना कर दो इसमें, 80 से, ठीक है। 100 में से घटा के गुना करते हैं ना जब लॉस होता है। और शेष अनाज, अब शेष अनाज आपके पास क्या बचता है? 1/2 गया, 1/4 गया और 1/4 आपके पास बचेगा। तो 1/4 को वो कैसे बेचता है? क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य कितना है आपका? 100 है, तो 100 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। इन तीनों को ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे अभी देख लेना। 2 से इसको काटेंगे 70 आ गया, यानी कि यहाँ 70 लिख देंगे, प्लस 4 से इसको काटेंगे 20 आ गया, यहाँ 20 लिखेंगे, और यहाँ 25 आ जाएगा। जब 4 से काटेंगे तो 25। जब इन तीनों को ऐड करते हैं तो यानी कि 90, 9 2 11, 110, 115 आ गया। भाई 100 से कितना ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है, इसलिए 15% का लाभ होगा उसको। इस सिचुएशन में ऑप्शन नंबर आपका बी है। आगे चलो भाई, नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल ये है आपके पास, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तीसरा सवाल है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है कि एक शंक्वाकार तंबू में 3 व्यक्तियों को रहने के लिए जगह दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को जमीन पर 30 वर्ग मीटर जगह व सांस लेने के लिए 200 घन मीटर हवा चाहिए। तंबू की ऊंचाई कितनी है? पाई की वैल्यू लेनी है हमें यहाँ पे कितनी? पाई की वैल्यू लेनी है दोस्तों हमें यहाँ पे 22/7। क्या लेनी है? 22/7। चलिएगा अब क्वेश्चन को करते हैं। क्या कहता है मेरे भाई? कलर चेंज कर लेते हैं अच्छा सा। जब देखिएगा ये स्क्वायर 30 वर्ग मीटर की बात करता है, ठीक है, 30 वर्ग मीटर, तो ये आपका कोनिकल टेंट होता है इस तरह का। ये इसमें जो बेस होता है ना, ये आपका सर्कुलर होता है बिल्कुल। ये दोस्तों आपका होता है सर्कुलर। ये देखिएगा, यहाँ से ये इसकी हाइट हो जाएगी h। क्लियर है? तो दोस्तों जो इस प्रत्येक व्यक्ति को जमीन पर 30 वर्ग मीटर जगह चाहिए। देखिएगा, जो बेस है इसका, बेस वही तो जगह है ना, तो उसका एरिया निकाल दो आप। एरिया निकालेंगे आप, एरिया क्या होता है? πr²। पूरे का एरिया निकालेंगे। पूरे का एरिया कैसे निकलेगा? देखिएगा भाई, एरिया ऐसे निकलेगा, ध्यान से देखिए आप लोग।
क्योंकि आपको भी पता है एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर एक आदमी का एरिया कितना है 3, और आदमी कितने हैं टोटल 3, क्योंकि तीनों आदमी इसके अंदर रह रहे हैं और पूरा एरिया कवर कर रहे हैं। तो टोटल एरिया कितना हो गया 3 गुना 30, ये तो पूरा एरिया हो गया आपका। अब और एरिया होता किसके बराबर है पाई आर स्क्वायर के, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 90/पाई। इसको यही रख लो, ठीक है, ऐसे यूज़ करेंगे क्योंकि ये कैलकुलेट करेंगे कट नहीं होगा, सोल्व नहीं होगा। तो जब चीज़ें नहीं कटती हो तो उनको वैसा ही रख लो। अब बात करता है ये घन मीटर की, ये देखिएगा घन मीटर, तो इसका मतलब वॉल्यूम की बात करता है, तो इसका वॉल्यूम ऐसे आ जाएगा, वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब वॉल्यूम इसका पूरा टोटल दिया गया है आपको, कैसे, एक आदमी कितने घन मीटर हवा लेता है 200, आदमी कितने हैं टोटल 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर तो पूरा वॉल्यूम आ गया। अब इधर कितना है 1/3 पाई, और आर स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, कलर चेंज करके बताता हूँ। आर स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, ये रखी, यहाँ पे रख दो 90/पाई, और एच की वैल्यू यहाँ है ही ऑलरेडी, ठीक है। अब पाई से पाई कटा, 3 से 90 कटेगा 30 आ जाएगा, और 0 से ये कटेगा 0, और 3 से ये कटेगा 3, तो इसका मतलब यहाँ बचेगा 20 इधर, और इधर बचेगा h, और आंसर आ गया आपका h। यही पूछ रहा है ये कितना, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इम्पोर्टेंट सवाल था। चलिएगा अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है वही इम्पोर्टेंट सवाल है, हजारों एग्ज़ाम में आ चुका, हजारों एग्ज़ाम में आ चुका, ठीक है, हजारों में, गिनती नहीं है इसकी, हजारों एग्ज़ाम में आ चुका। ये बात समझ में आ रही है। देखिएगा दोस्तों, इस सवाल का सॉल्यूशन देखिएगा आप। जो भी सवाल मैं आप लोगों को करवाता हूँ ना, उनमें कुछ ना कुछ स्पेशलिटी ज़रूर होती है, ठीक है। तो चलिएगा सॉल्यूशन देखिएगा आप, फालतू की बातें नहीं करते हैं। कहता है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर राम अपने घर से स्कूल जाता है, ठीक है। थोड़ा मिस प्रिंट है भाई, आप लोग एडजस्ट कर लेना, इसको हम काट देते हैं। ये देखिएगा क्या कहता है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर राम अपने घर से स्कूल जाता है तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसका स्कूल घर से कितनी दूर है। देखो भाई, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसको कर भी लेते हैं, लेकिन जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट छिपा है उसको नहीं समझ पाते हो। देखिएगा, यहाँ से यहाँ, इसको भी छोड़े आप, घर से जाता है कहाँ, स्कूल, ठीक है, पहले 3 किलोमीटर प्रति घंटा से और फिर 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो इस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि स्पीड का रेशो कितना आ गया, 3:4 आ गया भाई। इसीलिए टाइम का रेशो क्या, 4:3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डी कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, इसीलिए क्या, क्योंकि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है। देखिएगा भाई, आप लोगों को मैं समझा दूँ एक चीज़, अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो भी वो घर से स्कूल ही जाता है, और अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तब भी वो घर से स्कूल ही जाता है। तो इसका मतलब ये भी डी और ये भी डी सेम होगी, क्योंकि डी, इसका मतलब ये हुआ कि डी कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, ठीक है। अब इस बात का क्या कारण है, क्या वैल्यू है इस चीज़ की कि मैं डी कांस्टेंट कह रहा हूँ। डी कांस्टेंट कह रहा हूँ मैं, इसका रीज़न ये है कि अगर डी कांस्टेंट नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती, तब क्या होता, तब ये होता कि ये जो रेशो दिया ना इसने, ये 4:3, ये नहीं होता, यही होता, तब सिचुएशन कुछ और होती, सॉल्यूशन किसी और तरीके से होता। यहाँ तो डी कांस्टेंट है, इसलिए सॉल्यूशन नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। चलिएगा अब नॉर्मल तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। तो स्पीड का रेशो दोस्तों कितना आ गया, 3:4। तो समय का रेशो स्पीड का उल्टा होता है ना, तो 4:3, क्योंकि डी कांस्टेंट,
कांस्टेंट, ये लिखना जरूरी है, डी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ जब टी पहले 4 लगा और फिर 3 लगा तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, डिफरेंस डी फॉर डिफरेंस, ठीक है 1। और ये डिफरेंस किसके आइडेंटिकल हो जाएगा दोस्तों, 10 मिनट की देरी और 5 मिनट पहले, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 15, ये 15 के आइडेंटिकल हो जाएगा भाई। ये बात समझ में आई, इसको भी समझाऊंगा दोबारा से। अब इस 15 की मल्टीप्लिकेशन किस में कर देंगे, 4 में भी और 3 में भी, 15 चौके 60 और 15 × 3 = 45। अब दूरी निकाल दो, दूरी कांस्टेंट है, दूरी बराबर चाल और गुना समय। चाल हमने ये ले ली, कितनी है 3, और गुना समय कितना है 60 मिनट, और 60 से भाग करेंगे, 60 से 60 कटा, यानी कि 3 किलोमीटर आ गया डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगर आप चाल 4 लेंगे तो देखो 4 और गुना समय कितना है 45, और 60 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 15 × 3 = 45, 15 चौके 60, 4 से 4 कटा, फिर 3 किलोमीटर ही आ गया, है ना डिस्टेंस कांस्टेंट। किसी भी डायरेक्शन से चल लो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बिना देरी किए, इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी, देखिएगा मेरे भाई। 5 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में दी गई है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, पहले ये और फिर ये और फिर ये और फिर ये और फिर ये बढ़ते क्रम होता है भाई। 5 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में दी गई हैं। पहली 4 संख्याओं का गुणनफल कितना है 1155 है, और अंतिम 4 संख्याओं का गुणनफल 5005 है, सॉरी 500 नहीं है 5005। सबसे बड़ी संख्या क्या है, देखिएगा भाई। देखिए जो अभाज्य संख्याएं होती है, मैंने कई वीडियो डाली हुई है, उनमें अभाज्य संख्याओं के बारे में बता रखा है। अभाज्य संख्याएं किसी नंबर का, जैसे 25 है, अगर मैं इसके फैक्टर करूं 5 × 5, तो जो फैक्टर्स आते हैं ना किसी भी नंबर के फैक्टर्स, वही अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है या नहीं होती है, ये आपको भी पता है मुझे भी पता है। तो किसी भी नंबर के अगर फैक्टर करें तो वो जो फैक्टर होते हैं वही अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसने हमें दो गुणनफल दिए हैं, एक तो ये और एक ये गुणनफल भी तो एक संख्या ही बन के संख्या के रूप में ही हमारे सामने है। तो हम एक तरफ ले लेंगे 1155 और दूसरी तरफ ले लेंगे हम 5005, और दोनों के फैक्टर कर देंगे लाइन वाइज। इसके करो भाई, इसके फैक्टर करते हैं, थोड़ा सा खिसका लेते हैं इसको, ये लीजिए, इसको काटते हैं हम 11 से, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, फिर 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और फिर 3 सते 21, फिर इसको 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5, और फिर 7 से काट दो, 7 एकम 7, 3 बज के 30 हो गए, 7 चौक 28, और 7 तिया 21, और फिर इसको काट दो 11 से, 11 एकम 11, 11 × 3 = 33। ये इसके फैक्टर हो गए भाई, ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गई और ये इसके हो गए। तो देखिएगा इसमें जो फैक्टर है ना वो 3, अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते, देखिएगा यहाँ पे जो टोटल फैक्टर हैं इसके भी, मैं अलग कलर ले लेता हूँ, इसके भी टोटल फैक्टर और इसके भी टोटल फैक्टर, वही 5 संख्याएं हैं, तो इन्हें आरोही क्रम में लिख दो। पहले तो 3 आएगा, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 7, फिर 11 और फिर 13। इन्हीं 5 संख्याओं से मिलकर के दोनों के फैक्टर बने हुए हैं। 1 2 3 4 ये लास्ट की 4 है, और 1 2 3 4 ये शुरू की 4 है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछिए, सबसे बड़ी संख्या ये रही 13। ऑप्शन नंबर आपका डी। हलवा सॉल्यूशन है बिल्कुल। नेक्स्ट सॉल्यूशन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, और लेवल भी है कुछ इसका, ठीक है, CGL लेवल है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का सवाल है, ये कोई मजाक सवाल नहीं है। इस सवाल का सॉल्यूशन देखिएगा। क्या कहता है, किसी परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में फेल हो जाते हैं, 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, 40% हिंदी में फेल हो जाते हैं। ओके, 3 सब्जेक्ट दे दिए इसने। 15% गणित तथा हिंदी में फेल हो जाते हैं। ओके,
25% अंग्रेजी तथा हिंदी में, 55% अंग्रेजी व गणित में तथा 60% तीनों विषयों में फेल हो जाते हैं। मतलब फेल की ही बात कर रहा है ये। तीनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ। अच्छा देखिएगा दोस्तों, गणित दिया है इसने, अंग्रेजी दिया है और हिंदी दिया है। मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी ये दिया है इसने। कलर दूसरा ले लेता हूँ, कलर ये लेते हैं ग्रीन वाला। इसने दिया है मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। मैथ्स में कितने फेल हुए हैं? 30%। इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं? 20। हिंदी में कितने फेल हुए हैं? 40। ओके, उसके बाद जोड़े में दिया है इसने पेयर। पेयर में क्या दिया है? 15% गणित तथा हिंदी में, मैथ्स एंड हिंदी में 15%। परसेंटेज का साइन मत लगाएं, वो ऑब्वियसली क्लियर है, अंडरस्टूड है। मैथ्स और हिंदी में 15, कहाँ गया ये? 25% अंग्रेजी तथा हिंदी में, इंग्लिश एंड हिंदी में 25%, और हिंदी में, और 55% इंग्लिश और मैथ्स में, इंग्लिश और मैथ्स में 55%। क्लियर? अब देखो, आप लोगों को पता होगा कि जब हम किसी सिंगल सब्जेक्ट में कितने बंदे फेल हैं ये निकालते हैं, तो जो 2 सब्जेक्ट में फेल है ना, हिंदी और इंग्लिश में, उसमें हिंदी वाले भी काउंट होंगे और इंग्लिश वाले भी काउंट हो जाएं। किसी एक सब्जेक्ट में काउंट करते हैं कि वो एक सब्जेक्ट में कितने फेल हैं, तो उसमें जो बंदे दो सब्जेक्ट में फेल हैं, वो जब मैथ का काउंट करेंगे मैथ में भी काउंट होंगे, और जब इंग्लिश का काउंट करेंगे इंग्लिश में भी काउंट होंगे। इस तरह से 2 बार काउंटिंग हो जाती है, इसलिए उनकी 2 बार की काउंटिंग को घटा लेंगे। कैसे घटाएंगे? देखिएगा, ओनली मैथ में फेल कैसे निकालेंगे? 30 माइनस 15। देखिएगा, ये जो है आपके, ये 30 है और ये 15, 2 बार काउंट होता है ना, ये 2 बार काउंट हो जाता है ये, इसलिए इसको एक बार को घटा के क्लियरली लेना पड़ेगा। कितना आ गया भाई? 30 में से 15 गए, 15 बचे, वो प्लस के आ जाएंगे। अब इसी तरह से इंग्लिश में निकालो। इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश में फेल कितने हैं? इंग्लिश और -2, ये इंग्लिश इसी में ही है, तो -25 कितना आ गया? ये आ गया आपका, ये आ गया 20 माइनस 25 कितना आ गया? -5 आ गए भाई। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है हिंदी का। हिंदी में कितने फेल है? 40। ये 40 है ना भाई, 40 में से घटाएंगे इसको 55 को, 55 2 बार काउंट होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ माइनस के आ गए, सॉरी ये 55 करना है, तो माइनस के 15 आ गई। तीनों सब्जेक्ट में फेल कितने हैं? देखिएगा, तीनों में कितने फेल हैं? तीनों में फेल है, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी में कितने फेल हैं? टोटल ये दिया ना तीनों में 60। तो देखिएगा, 60 ये प्लस के ही आए, तो 15 ये भी प्लस के। जस्ट ए मिनट, इन तीनों को सोल्व करेंगे, टोटल फेल आ जाएगा। टोटल फेल, तो हम निकालेंगे टोटल फेल कितने हैं, टोटल फेल, क्योंकि तभी तो पास की संख्या आएगी। तो इसमें क्या करेंगे, 60 प्लस का है वही, 15 प्लस का है, 5 माइनस का है, फिर माइनस का 15 है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। तो देखो भाई, 15 से 15 कटा, 60 में से 5 गए, कितने बचे? 55%। 55% टोटल फेल है, तो 100 में से घटा दो, यानी कि 100 माइनस 55 यानी कि 45% पास हैं। ये पास हैं भाई, 45, ऑप्शन नंबर सी है। इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ठीक है, 6 ही क्वेश्चन हैं हमारे पास। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन सवालों को आप तैयार करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें।